औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक दिन में 3 हमले, एहसास प्रोग्राम दफ्तर को भी निशाना बनाया गया है। इन शॉर्ट अगर कह लिया जाए कि कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद की सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और एक बार फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। दस्ती बम हमलों का सिलसिला एक बार फिर शहर कायद में शुरू हुआ चाहता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि इस वक्त जो मामलात दिखाई दे रहे हैं कराची की सियासत के हवाले से, तो काफी लोग इबाम का शिकार हैं, कशमकश का शिकार हैं कि आया आने वाले दिनों के अंदर क्या चीजें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वाज़ेह तौर पर ये बातें की जाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम कैंडिडेट जो कि अपने अपने हलकों से फतहयाब हुए हैं, उनको अपने हलकों में कोई जानता तक नहीं था और वो वहां से सीट निकालने में कामयाब हो गए। आया आने वाले दिनों के अंदर लोकल बडीज इलेक्शंस के भी इम्कानात रोशन दिखाई देते हैं और जब ये लोकल बडी का सारा सिस्टम चला जाएगा तो उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे और उसमें हर तरफ से जो है वो एक ही आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से पूछ लिया जाए तो वो कहते हैं मेयर हमारा होगा। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने काम कराया है इसलिए मेयर इस बार हमारा होगा। MQM वाले एक ही बात कहते रहते हैं कि जनाबे वाला दिया जलाए रखना है, मेयर अपना होना चाहिए। जबकि पाक सरजमीन पार्टी का भी अब यही दावा है कि जनरल इलेक्शंस के अंदर जो मामलात दिखाई देते थे उसके बरक्स मेयर कराची जो है वो पाक सरजमीन पार्टी से ताल्लुक रखता होगा। और अगर बात कर ली जाए MQM हकीकी की तो हर बार एक मोमबत्ती निकाल के लाते हैं, वो इलेक्शंस में बुझ जाती है और उसके बाद रावी को कोरोना हो जाता है और वो आइसोलेशन में चला जाता है, लेकिन मामलात यहीं दिखाई देते हैं। आया आगे आने वाले दिनों के अंदर जो मौशी सूरत हाल भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कराची की 41 यूनियन काउंसिल्स को भी कोरोना वायरस की वजह से सील कर दिया गया है, जिसके बाद जो है वो कई मार्केट्स में ताले भी लगा दिए गए हैं। लोग बेरोजगारी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में कुछ लोगों की जानिब से यह पेशगोई भी कर दी गई है कि अगर लॉकडाउन की यही सूरत हाल, कारोबार और मईशत का यही हाल और हुकूमत की यही पॉलिसीज दिखाई दी तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर जो शख्स घर में 2 रोटियां तनावुल फरमाता था वो आधी रोटी खाने पर मजबूर हो जाएगा, या शायद उसको वो आधी रोटी और 2 निवाले तक नसीब ना हो जो कि उसको इज्जत के नाम पर मिल रहे थे। लेकिन यहां तक मामलात हैं कि अपोजिशन जमातों की सियासत भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तक ही महदूद दिखाई देती है और साथ ही साथ सिंध में कोरोना से मजमूई अमवात 1000 से तजावुज कर गई हैं। आया अगर इस तमाम तर सूरत हाल पर नजर दौड़ा ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से यही स्टेक रहा कि सिंध के अंदर लॉकडाउन कर दिया, सिंध ने बेहतर काम किया। लेकिन अगर सिंध ने बेहतर काम किया तो अमवात की सबसे बड़ी तादाद जो है वो सिंध के अंदर मौजूद क्यों है, पंजाब में क्यों मौजूद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों मौजूद नहीं, बलोचिस्तान में क्यों मौजूद नहीं, उन सूबों में क्यों नहीं जहां पर बकौल इनकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है। अगर वहां पर लॉकडाउन इतना सख्त नहीं किया गया तो केसेस की तादाद वहां ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सूरत हाल यह दिखाई देती है कि सिंध में केसेस की तादाद ज्यादा बड़ी है। लेकिन आगे आने वाले वक्तों में मजीद कुछ चीजें सामने आएंगी और कोरोना के हवाले से जो ये नूरा कुश्ती का सिलसिला जारी है, जब लॉकडाउन सख्त करना था तब किसी ने कान नहीं धरे और अब लॉकडाउन में नरमी की बातें की जा रही थी, तो अब 41 यूनियन काउंसिल्स को कनाते लगाकर, टेबलें लगाकर, कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। अगर यह सूरत हाल 15 दिन के लिए अपना ली जाती पहला केस सामने आने के बाद तो शायद आज सूरत हाल काफी मुख्तलिफ होती। और दूसरी बात यह कि आज जो है वो एक बजट के हवाले से भी एक चीज सामने आई है कि बजट के बाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने की है तो उसमें एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का वही वतीरा, वही रविश सामने आई कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं रखा है। और अगर सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे से सवाल कर लिया जाए तो वो यही बात बोलते हैं कि हमें NFC नहीं मिला तो हम PFC कैसे दे सकते हैं। ये सूरत हाल अगर चलती रही तो ना कराची के लिए कुछ होने वाला है और सिंध का तो वैसे भी अल्लाह हाफिज है, जब तक भुट्टो जिंदा है तब तक अवाम मुर्दा ही रहेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट राव इमरान सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं उस्मान साहब ने। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन कॉल पर मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं मुसरत नियाजी साहिबा। बहुत शुक्रिया मुसरत नियाजी साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया।
राव साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला दिखाई क्या दे रहा है कराची के अंदर जो सूरत हाल है, अगर हेल्थ के मामला देख लिए जाएं, मईशत के मामला देख लिए जाएं, एजुकेशन सेक्टर को देख लिया जाए, स्कूलों में भैंसे मौजूद हैं, अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, अवाम कहां देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज बड़ा अफसोसनाक वाकया है दहशतगर्दी के हवाले से। घोटकी के बाद कराची में जो रेंजर्स की गाड़ी पर जो हमले हुए हैं, उस हवाले से ये सिंध हुकूमत की सरासर नाअहली है। ऐसे हम कहेंगे सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आप अगर इनका अमन आमा का बजट देखें तो वो इस कदर ज़्यादा है कि मालूम नहीं होता कि लगता किधर है। इस बार तकरीबन 5.5 अरब रुपए जो है ना, वो इजाफी जो अमन आमा के लिए रखे गए, जिसमें 109 अरब रुपए जो है वो इन्होंने पुलिस के महकमे के लिए रखी है। सही। अच्छा, अब आप दूसरे मामलात में चले जाओ, उसमें सीसीटीवी कैमरे और ये सारी चीजें आ जाती है। कहीं एक शहर में जाकर दिखा दे कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी की आपको नजर आ जाए जिसमें आप देख सकें कि अभी भी मेरे ख्याल से एक पुलिस मुकाबला हुआ है। आपने देखा कि ये कहां से आए, ये लोग किधर गए, वो अमन के दावे इनके। बात दुरुस्त है कि हम सारा इल्जाम इसको नहीं दे सकते पीपल्स पार्टी को। इस शहर को जो इस शहर ने जो वोट है वो तहरीक इंसाफ को भी दिया है। आप कोरोना के बारे में देखें, 26 फरवरी को जब ये केस आया था, उस वक्त से लेकर ये दोनों सियासी जमातें जो है आपस में इल्जामात की सियासत में मसरूफ हैं। अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। हम ये देखते हैं कि अब कि इस मामले के अंदर कि सेहत के जो मसाइल हैं, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, इसमें अभी तक अमली इकदाम का ये हाल है कि 3.5 करोड़ से जायद की आवाम है। 383 वेंटिलेटर्स इनके पास मौजूद है। अच्छा। इतने दिन गुजर गए, इनको पता नहीं चला पहले 100 वेंटिलेटर्स के इजाफे का कहा था, कहां गए वो? सही। अभी इन्होंने नए अस्पतालों के लिए भी एक बड़ा पैकेज रखा है, अरबों रुपए का पैकेज रखा है, जो 5 हॉस्पिटल बनाने हैं जो बेकार पड़े हैं, जिनके अंदर सामान नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, जिनके अंदर डॉक्टरों को बरवक्त तनख्वाही नहीं मिलती, डॉक्टरों के पास वो आलात नहीं है जिससे वो खुद को कोरोना से बचा सके। अच्छा। वो इंतजाम कर दे तो ज्यादा। लेकिन इमरान भाई देखिए, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला साहब ने कहा कि विफाक ने 223 अरब रुपए सिंध के चुराए। सर, जिस सूबे के लिए 1-1 रुपया कीमती हो, उसके 223 अरब रुपए कोई उड़ा के अपने पास रख ले सर, तो सूबे का क्या हाल होगा? इसके बारे में बताता हूं। अच्छा, पहले तो इनसे ये पूछे कि 16 अरब और 16 खरब जो है वो इन्होंने सिंध हुकूमत ने बगैर सिंध असम्बली की मंजूरी के जो इन्होंने उसके बजट के अलावा लगे हैं। सही। इनसे पूछा जाए इस बात का कि ये वो रकम है कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं है। अच्छा। बाकी रकमों की क्या बात करेंगे? अब आप देखिए कि इनको जो चुराने की बात है, ये जो 18वीं तरमीम का इन्होंने शोशा शुरू में बनाया था, ये एक ऐसा शेल्टर था सियासी जमातों का। अच्छा। कि हम अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और वो आज ये कर रहे हैं। सही। अब इनका मुतालबा एनएफसी के ऊपर है। एनएफसी के ऊपर भी जो मामला है वो वफाक जो है वो इसलिए थोड़ा सा हिलोजत का मुजाहरा कर रही है कि वो इस बात को समझ गई है कि सेहत का मामला हो, अच्छा, तालीम का मसला हो, किसी भी शोबे में सिंध हुकूमत जो है, जो आपका कहना है, बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है इस मसले के अंदर। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं आवाम की, आवाम दरबदर है और कोई पुरसाने हाल नहीं। आप अंदरूनी सिंध में चले जाएं, वही स्कूलों के अंदर गधे और घोड़े बंधे हुए हैं। आप अस्पतालों में चले जाएं, आपको कोई तिबी हालात नहीं मिलेंगे, आपको मरीजों की कोई सुनवाई नहीं मिलेगी। खवातीन हामला खवातीन दरवाजों पर बच्चों को जन्म दे रही है। ये हालात है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के। अच्छा। लेकिन मुर्तजा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर थोड़ी देर के लिए सुन ले तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, लेकिन उसके बाद जो अमली तौर पर देखते हैं तो बस दिल खून के आंसू रोने का दिल करता है। चलें, ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब, जनाबे वाला कराची पर आ जाते हैं सर। काफी नजर उतार ली सर, जरा फिर भी किसी को गैरत नहीं आती, फिर भी आप जरा बता दें हुमायूं उस्मान साहब कि कराची के मामलात किस करवट बैठेंगे, कौन सा फरिश्ता आएगा या अबाबील आएंगी चोंच में अपनी कंकरी पकड़कर और वो सियासतदानों पर बरसाना शुरू कर देंगी? क्योंकि मेरी तो अब यही ख्वाहिश है सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, एक तो आपका शुक्रिया, आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया, और भाई को मेरा सलाम। अदी जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे, उनको मेरा सलाम। अल्लाह ताला मुझे हक और सच बात करने की तौफीक अता फरमाए। एक तो पहले नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जो ये दहशतगर्दी दोबारा से थोड़ा सा सर उठाया है, जिसको 3 मार्च 2016 को हमने बगावत कर कुचल डाला था उस सर को। और अल्लाह के करम से 3 मार्च 2016 को जो मेरे चेयरमैन साहब ने बात की थी अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कि वो रॉ के एजेंट हैं, और इमरान फारूक के मर्डर के हवाले से भी की थी, उन्होंने करवाया, और बहुत सारे कायदीन को MQM के अंदर उन्होंने जो उनकी बात से मतलब हटकर चलता था तो उसको मार दिया जाता था। तो उन्होंने कहा हम कफन बांध कर आए, और उनको भी यकीन नहीं था कि वो अल्लाह के हुक्म से 4 साल 3 महीने सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आज उनको जिंदा रखा है, तो किसी काम के लिए रखा है और किसी मकसद के लिए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो बात की आज
अल्लाह ताला डिट्टू वो हर बात सच साबित करवा रहा है। देखें, अब रही सही बात, आपके सामने मैंने आपके प्रोग्राम के अंदर मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले भी ये बात की थी 18वीं तरमीम के हवाले से, और ये उसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी जो लाखों में व्यूज़ भी उसके आए हैं उस पेज पे। फिर वही बात 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब डिट्टू वही बात कर रहे थे जो मैं 10 तारीख को 10 जून को आपके पास टेलीफोन पे कर चुका था जी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, मैं आपकी सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ। आपने हमारा मंशूर पेश कर दिया जो पीएसपी का मंशूर है। पीएसपी यही कह रही है ना, आप डिस्ट्रिक्ट को पावर करें, आप यूसीस को पावर करें, आप दूसरे लोगों को पावर करें। तो फिर मेरे चेयरमैन साहब तो कोरोना आते ही आपको पहले दिन से कह रहे थे कि भाई यूसीओं को बहाल कर दो, ये टाइगर फोर्स तुम्हारी कहीं नजर नहीं आएगी, और वाखुदा नजर नहीं आ रही आपके सामने। मेरा ख्याल है सिंध के अंदर तो टिड्डी दल जो आई थी वो टाइगर फोर्स को कहा गई है। अच्छा। कहीं दूर दूर टाइगर फोर्स इस वक्त नामो निशान और वजूद नहीं है। सही। तो आपके सामने करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, जिसके हाथ में पैसे जाते हैं वो नाक बनकर अजदा बनकर बैठ जाता है। मुनाफिकों का अजीब जुम्मा बाजार लगा हुआ है। कौम अवाम सब कुछ समझती है, हमसे ज्यादा मीडिया है, सोशल मीडिया है, इतना एडवांस हो चुका है कि हर चीज अवाम तक पहुंच रही है, अवाम आपको भी समझ रही है। बिल्कुल। आपके सामने मैं ये नहीं कहूंगा कि देखिए आपने पीएसपी की बात की, लोगों के पास देखिए, आप अगर बीमार होते हैं या भाई बीमार होते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा। इलाज करवाने के लिए। उस वक्त वो ये नहीं देखते ये डॉक्टर की जुबान कौन सी है, इसका रंग कौन सा है, इसकी नस्ल कौन सी है, ये किस फिरके से ताल्लुक रखता है। आप सोचते हैं कि बेहतरीन डॉक्टर कौन है जिसके पास जाकर हम अपने बच्चे का या अपना इलाज करवाएं। तो इस शहर के लिए तो बेहतरीन डॉक्टर मुस्तफा कमाल ही है, जिसने पहले भी शहर को खड़ा किया था। अच्छा। उसके अलावा अगर आप पीटीआई की सफों में देख लें, किसी की भी सफों में देख लें, कोई एक बंदा आपको इस काबिल नहीं नजर आता कि जो इस तरह के काम। हुमायूं उस्मान साहब अभी कुछ अर्से पहले तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा खालिद भाई मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं 1984 वाला नजरिया बहाल कर दूंगा और मुस्तफा कमाल को कान से पकड़ के साथ खड़ा कर दूंगा। अब ये बयान उन्होंने जाती नौयत में दिया है या वाकई इसके कोई सियासी तफरुकात पैदा होंगे? फारूक सत्तार साहब बचकाना बातें करते हैं। अच्छा। थोड़े से अल्लाह ताला ने बड़ा अरूज दिया था जवाल की तरफ है, तो बंदा थोड़ा सा इस तरह जब अरूज से जवाल पे आता तो सठिया जाता है। अच्छा। तो मैं तो यही कहूंगा फारूक सत्तार साहब सठिया गए हैं। अच्छा। इस तरह की बातें करें, दूर दूर भी हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। हम जिहाद करने आए हैं, हमारा किबला। ये बात रिटर्न में देंगे? बिल्कुल रिटर्न में दूंगा। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। मैं थोड़ी सी अपनी बात अगर आप बिल्कुल आप कंप्लीट कर लें फिर मैं ब्रेक। अच्छा, आज मैं ट्विटर अकाउंट पे देख रहा था जिस तरह जस्टिस साहब का मोअज़्ज़ज़ अदलिया का एक फैसला आया। जी जी। तो एक फारग जो नसीम है, फारग हैं, अच्छा, ठीक है ना, जी जी, उन्होंने बड़ी बदतमीजी और नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू की। तो मुझे वो एक बात याद आ गई कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक उनके भी वजीर थे और उन्होंने एक कहा था नोटिस में लिया कख ना लिया, वो सब कुछ हिल गए। और उसके बाद उन्होंने मुनाफकत की और अपनी वो पार्टी भी चेंज कर ली और पीटीआई की तरफ बाबर अवान साहब की मैं बात कर रहा हूं, फिर उधर चले गए। तो फारूक नसीम भी उसी तरह के हैं। कल इनको भी कहीं और से कोई आएगा, आज इमरान खान को खुश कर रहे हैं या किसी और को खुश कर रहे हैं, तो ये भी उसी तरह भाग जाएंगे। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कोई अकल करें, जिस प्लेट में आदमी खाता है उसमें कभी नहीं थूकता। इसी अदलिया ने आपको खिलाया है, यहीं से आपने रिस्क हासिल किया और वहीं पे आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। थोड़ी तहजीब के दायरे में बात करें। फारूक नसीम साहब को जेब नहीं देती। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर इश्यूज के ऊपर भी बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सवाल किया जाएगा। 18वीं तरमीम क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी ढाल है? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाजी साहिबा भी मुझे टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत नियाजी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अदी बताइएगा, पहले जो मामलात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तमाम आपकी जो अपोजिशन जमातें मौजूद हैं उन्होंने एक ही बात कहनी है कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी ढाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं बताऊं कि 18वीं तरमीम सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं है, चारों सूबों के लिए है। और अगर खुसूसन सूबा सिंध के लिए होता तो फिर तो ज्यादती वाली बात थी। और यकीनन क्यों ना हो, जब सिंध गवर्नमेंट या सिंध जो सूबा है हमारा, आपका, हम सबका, जितने भी मेरे भाई बैठे हुए, जब 70% रेवेन्यू देता है फेडरल को, और अगर फेडरल दे रही है उसे तो कोई एहसान नहीं कर रही और ना ही कोई जो है ना सिंध सूबा सिंध जो है ना उनसे कोई भीख मांग रहा है।
उनका हक है, सूबा सिंध को क्या तमाम सूबों को उनकी दर्जा बंदी के लिहाज से उनको देना, और ताकि वो अपने सूबों पर आवाम के लिए खर्च कर सकें। तो ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो अगर जब उनको कोई काम आता नहीं है वो कह देते हैं कि जी 18 अमेंडमेंट। देखिए 18 अमेंडमेंट को तो 2/3 मेजोरिटी है नहीं, वो वैसे ही नहीं खत्म कर सकते। दूसरी बात ये है कि उन्हें तकालीफ जो है ना वो कुछ और होती है ना करने की, क्योंकि वो कर कुछ सकते ही नहीं है। तो आते हैं जब भी वजीर आजम साहब या कुछ भी उनका जो काबीना के दूसरे लोग हैं वो सिर्फ यही इसी किस्म के शोशे ही छोड़ सकते हैं, और तो उनके बस में कोई ऐसी बात है नहीं है। अच्छा, लेकिन मुसर्रत नियाज़ी साहबा जरा ये भी बताइएगा, कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी आला क़यादत के दिल में कितना दुख और कितना दर्द मौजूद है? देखिए मोहम्मद अली भाई, कराची के लिए नहीं, हमारा जो दुख और दर्द है पूरे पाकिस्तान के लिए, और खुसूसन क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है ना, कमाऊ पूत के लिए पूछना चाह रहा हूँ, कमाऊ पूत के लिए कितना दर्द है? देखिए घर में बड़ी इज्जत होती है वैसे कमाऊ पूत की। हाँ देखिए मैं बताऊं, देखिए कमाऊ पूत की भी इज्जत होती है, लेकिन जब अगर एक कमाऊ पूत है तो अगर 4 बेटे हैं ना या 2 बेटे हैं तो दूसरे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। एक चीज, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल पूरे सूबा सिंध पे देखता है कोई एक के, अगर सीएम जो हमारा कैप्टन है वो सिर्फ कराची को या हैदराबाद को या दूसरे दीगर नवाबशाह को फोकस नहीं करेगा, वो पूरे के पूरे जितने भी हमारे सिंध के शहरी हैं या देही इलाके, उन तमाम को एक ही निगाह से देखा जाएगा और बिल्कुल देखेंगे। और बजट में तमाम सिर्फ सिंध या कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए बजट में जो मुख्तस किया गया रकम वो पूरे सिंध पर खर्च होगी, ना कि किसी मखसूस शहर पे। अच्छा मुसर्रत नियाज़ी साहब, आपके इस स्टेटमेंट का मैं ये मतलब समझूं कि जो सत्यानाश कराची का हुआ है, खंडर बना दिया कराची को, वो बाकी सिंध के भी तमाम शहरों को बना दिया जाएगा? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जी आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया कि कराची शहर को, जरा तसल्ली से मोहम्मद अली सुनिएगा, अगर आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल। और देखिए सुबह अगर कराची के अंदर है तो मुझे सिर्फ आपसे बड़े, आप हमेशा मासूमाना सवाल और बड़े अच्छे एंकर हैं, नो डाउट, अल्लाह पाक आपको कामयाबियां नसीब करे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, क्या कराची के अंदर एमपीएज, एमएनएज या जितने भी इलेक्टेड लोग यूसी सतह पर या जिलाई सतह पर लोग मौजूद होते हैं, उनके पास क्या बजट में रकम मुख्तस नहीं की जाती, या जो है ना सिंध के सीएम उनको कोई रोक लेते हैं ये खर्च करना? तो देखें अगर एमपीए है तो अपने हल्के के अंदर वो खर्च करता है, तो कभी कोई कह दे कि किसी एमपीए का गैर जरूरी किस्म का बजट रोका गया, जिस तरह से फेडरल ने अभी किया कि अपने एमएनएस को तो उन्होंने बजट में इजाफी पैसे दिए, जबकि अगर हमारे सिंध से जो थे यानी खुसूसन कराची से जो थे इलेक्टेड, उन्हें पूछा ही नहीं गया। तो वो चीज तफरका या ये तफरीक तो कभी पीपल्स पार्टी ने रखी ही नहीं है। यहाँ पे 35 साल से या तो मेजोरिटी एमक्यूएम की गवर्नमेंट रही, एमक्यूएम के जो है ना एमपीएस एमएनएस रहे, तो देखिए उनके पास फंड मौजूद होता है। जो सियासी लोग ए से लेकर जेड तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बीच में एन नहीं दिखाई देता, जिससे एन फॉर एनएफसी होता है। एनएफसी अवार्ड भी जरा बता दीजिए, एनएफसी अवार्ड के हवाले से आप लोग हमेशा आवाज उठाते हैं, पीएफसी के लिए भी कुछ कर दें, क्योंकि एमएनएस एमपीएस के फंड्स पे तनकीद करना बहुत आसान है। नहीं देखिए तनकीद मैं बिल्कुल नहीं कर रही, देखिए खर्च उन्होंने ही करना होता है। अच्छा, खर्च अगर आप मेयर साहब नहीं करेंगे खर्च? देखिए अगर मेयर साहब ने कहा है कि जी सीएम ने मेरा कोई फंड रोका है तो बताएं, तो अदालत ने उन्हें कहा रोका क्या, दिया ही कुछ नहीं। अगर देखिए नहीं दिया तो ये साबित कर देते ना, मौजूद अदालत ने उन्हें कई दफा बुलाया। आप साबित कर देना कि आप लोगों ने दिया है। बिल्कुल हमने तो साबित किया, हमने तो दिया है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं दिया तो बिल्कुल उनके लिए ये इदारे मौजूद है ना, वहां जाएं और कहें। और अगर इतनी है रिस्पॉन्सिबल शख्सियत वो, तो आते और आके कह देते कि जी हम उस पे मैं नहीं बैठ रहा हूँ, आवाम की खातिर मैं रिजाइन कर रहा हूँ। लगे भी बैठे रहते हैं, चिपके भी रहते हैं अपने इक़्तिदार के साथ और कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये कौन सी बात है? ऐसे काफ से कबड्डी से सियासतदानों के लिए काफी अच्छी है। जी उस्मान साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हद ही काबिल इज्जत है मेरे लिए, मेरी बहन है बड़ी। मैं आपको इसमें मुख्तसर सी एक बात करना चाहूंगा कि जिस तरह किसी घर के अंदर 5 बहू हैं, 5 बेटों की, और मैं बड़ी बहू को पैसे दे दूं, बोलूं ये सारा तुम्हारे पास है, बाकियों को भी तुमने चलाना है। अच्छा, तो फिर वो किसी से उसकी बनती होगी तो उसको ज्यादा दे देगी, किसी से नहीं बनती होगी तो उसको हाथ खींच देगी। जो आपको पता है सियासत हमारे मुल्क में हो
रही है। तो ये NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के बाद जितना फंड आता है ये MPS को खासतौर पर सूबे के अंदर जो जाता है 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के थ्रू, ये वजीर आला साहब ही देते हैं भाई, सही, ये फेडरल नहीं देती, ये वजीर आला साहब देते हैं अदी। तो वजीर आला साहब के पास जब ये सारे इख्तियारात हैं और वो सारे पैसे पे बैठ गए हैं, मैं तो ये देखें सिंपल चारों सूबों की बात करता हूँ, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा। हमारी डिमांड यही है कि आप ये सारा फंड इक्वली डिवाइड कर दें तमाम शहरों को। इंटीरियर सिंध में जितने छोटे छोटे शहर हैं उस हिसाब से कितनी यूनियन काउंसिल हैं, उन यूनियन काउंसिलों के हिसाब से उन फंड्स को ट्रांसफर करते हैं, एजुकेशन के फंड को ट्रांसफर करते हैं, हेल्थ के फंड को ट्रांसफर करते हैं। इसमें आपको क्या कबात है मुझे बताएं। सड़कों के फंड को ट्रांसफर कर दें, रोडों के फंड को ट्रांसफर कर दें, पीने के साफ पानी के फंड को ट्रांसफर कर दें, इसमें आपको क्या कबात है। जब आप इक्वली डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद खत्म हो जाएगा ये सारा झगड़ा। लेकिन इसलिए ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैं खुलकर बात करता हूं, देखिए मैंने जान अल्लाह को देनी है, यहाँ करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लोग इलेक्शन लड़ने के लिए, MPMN बनने के लिए, उसके बाद 6-6, 7-7 इलेक्शन का खर्चा निकालते हैं। इसी के खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं, इसी के खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं, इसी के खिलाफ हम बगावत कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सिस्टम खत्म हो जाए, ना प्राइम मिनिस्टर के पास पैसा रुके, ना चीफ मिनिस्टरों के पास पैसा रुके, ना किसी MPMN के पास पैसा रुके। हम चाहते हैं हर यूनियन काउंसिल के 1-1, 4-4, 6-6 गलियों में उसके अस्पताल भी एक डिस्ट्रिक्ट के पास जा रहा हो, उसका पैसा अस्पताल का डिस्ट्रिक्ट को खुद देख रहा हो, ताकि वहां के मुकामी लोग होंगे, न्यूट्रल लोग होंगे, तो वो लोग उनको पकड़ सकेंगे जो वहां पे खर्च नहीं करेंगे। और माजरत के साथ अदी ने कहा कि जो देखें 70% बहुत अच्छी बात की कमाता है, तो भाई जो शहर कमाता है कराची का, आपने उसके ये जो बजट रखा है उसमें इस बजट के अंदर आपने अभी जो दिया है वजीर आला सिंध साहब ने 1 रुपया नहीं रखा, 1 रुपया। कमाऊ को तो आपने ले जाकर के उधर छोड़ दिया है, सोतेला सलूक है। चले ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर पे भी आऊंगा। फेडरल ने जो बजट दिया उसमें कराची के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी खत्म कर दी, बताओ भाई। जी अब तो बिल्स बढ़ेंगे, अब तो जुल्म और बढ़ेगा। जी राव सलमान साहब, सर ये मसला ये कमाऊ पूत जो है ना जी, ये पैसे तो कमा कर देता है, अच्छा, मगर वोट नहीं देता इनको। अच्छा, इसलिए इस कमाऊ को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है। अच्छा, यही झगड़ा है इसे जानबूझ करके इसके साथ ये किया जाता है। इनके अपने हलकों में शहीद धोनी साहब के रजाइयां और जो कपड़े हैं वो गटरों में फंसाकर बाहर ये मामलात किए जाते रहे। अच्छा। इस हल्के से जो बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे जो जैसे मेयर साहब को गंदा करना है, जी मेयर साहब को गंदा, आपस में झगड़े हैं। इनका जो असल मामला है, क्या गंदा करें, पहले ही गंदा नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी। बिल्कुल, ये तो खुदा की कसम इस कदर वो गंदा नहीं है। मैं आ रहा हूँ जी। जनाजे बेचने वाले लोग हैं, ये इनसे किस चीज की आप तवक्को करेंगे? तो कहाँ इनको लाकर, मेरे भाई कह रहे हैं इनको दे दिया जाए। इतने अब ये कह रहे थे कि MKM की हुकूमत, इनसे पूछो कि 15-16 सालों से मुसलसल सूबे की हुकूमत ही कहते हैं कि सिंध और कराची को अलग ना किया जाए। अच्छा, तो आप सिंध और कराची को कैसे अलग कर रहे हैं? फिर आप बात करते हैं कि कराची को के अंदर ये हुकूमत करता है, सिंध पर तो आपकी सूबा तो एक है ना। जी कुछ इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी आपको। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि एहतिसाब का मामला है। अच्छा, अब आपने देखा कि इन्होंने बगैर इस केस को पढ़े, हमारे फरोग नसीब साहब ने बगैर इस केस को समझे जाके सदारती रेफरेंस को दायर कर दिया। अच्छा। इनको इतना इल्म नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। अच्छा, अब ये देखें, इनका मेन मकसद यह था कि हम एहतसाब कर रहे हैं, हमने नवाज शरीफ को भी लटका दिया, हमने जरदारी को भी लटका दिया, हमने अपने दौर में जजों को भी नहीं बख्शा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जब आप आइंदा इलेक्शन होने वाले, बल्दियाती इंतखाबात होंगे, दूसरे इलेक्शन होंगे, तो ये आवाम के पास जाएंगे। आवाम ने ये नहीं पूछना आपसे कि आपने कितने जजों को लटकाया, जरदारी को घसीटा के नहीं आपने, अच्छा। नवाज शरीफ से पैसा लिया कि नहीं। आवाम ने ये पूछना कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपके मातहत इदारे थे, हम जाते थे, हमारा काम होता था कि नहीं। अच्छा, आवाम ने ये पूछना कि हमें छत दी, हमें रोटी दी, हमें कपड़ा दी। आवाम ने ये थोड़ी पूछना कि जरदारी और नवाज शरीफ के साथ नहीं, जरा ज्यादा पूछ लो तो MNA साहब बुरा मान जाते हैं काफी सारे। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मजीद सवालात बनते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुसरत नियाजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। मुसरत नियाजी साहिबा, जनाबे वाला बताइएगा, पहले हुमायूं उस्मान साहब की भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और राव इमरान सुलेमान साहब की भी, जवाब देना पसंद करेंगी जरा कि इन दोनों ने जो बात की है उसमें कितनी सदाकत है और आप लोगों का इस पर बयानिया क्या होगा? आपको मैं एक बात बताऊं, जिस तरह से राव इमरान साहब कह रहे थे, अगर नाम मैं गलत नाम ले रही हूँ तो अपने भाई का, देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, इन्होंने बड़ा सही कहा कि जो लोग 35-40 साल से इस शहर पे हुक्मरानी करते आए रहे हैं और अभी भी उनका ही है, तो आप देखें अगर एक हमें MPA की सीट
नई सीट जो मिली वो सईद गनी साहब की थी, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। अगर ये नहीं है कि कोई एलिगेशन हो, बिलीव मी मैं खुद भी मौजूद थी, मैंने खुद भी देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि मीडिया को भी वहां दिखाया हम लोगों ने कि बोरियां और मतलब तकिए और इस किस्म की चीजें। तो आप जो है ना उस चीज को जो है ना चलने दें। और अगर यहाँ पे अगर हमें कराची के अंदर सईद गनी साहब की सीट मिली है तो आप आइए, विजिट कीजिए। यकीन करें कि जो 35 साल में काम नहीं हुआ वो चंद महीनों में इन्होंने करके दिया। अच्छा, पहले तो ये बात बिल्कुल भी ये हम नहीं कहते हैं कि जी ये बिल्कुल भी हम नहीं कहते हैं कि जी खुदा ना खास्ता मेरे भाई ने एक ने कहा कि इंतकाम, भाई हम क्यों इंतकाम लेंगे? कराची हमारा है, सिंध का एक एक शहर हमारा है। ये वो लोग जो कराची के जो है ना, ये कराची को जो सिंध से अलग करके पुकारते हैं ना, ये बड़ी अजीब सी बात होती है। कहते हैं कि जी कराची के लिए कोई काम नहीं हुआ। कराची के मलिर एक्सप्रेस में भी जो है ना 39 बिलियन खर्च हुए। कराची के मेगा प्रोजेक्ट के लिए 1.94 बिलियन भी इसी सीएम ने रखे। कोई ये बात ना कहे कि जी नहीं हुआ। जब लग जाएंगे तब बात करेंगे, जब लग जाएंगे तब बात करेंगे। पहले वाला लगा दिया था। आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे के सारे सिंध गवर्नमेंट दे रही, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट नहीं देने। और वो कभी भी ये तफरीका या ये तफरीक नहीं करते हैं कि हमें किसी ने वोट दिया या नहीं दिया। तमाम के तमाम हमारे अपने लोग हैं, कोई नहीं है। वो एक अलग बात है कि जो यहाँ के करता धरता थे उन्होंने कुछ नहीं किया और वो सारा नजला जो है ना वो पीपल्स पार्टी पे गिरा दिया जाए तो वो ज्यादती होगी। अच्छा, मुसरत नियाज़ी साहिबा, सर लड़का ना इनका अपना है, उसको ही सवार दो यार। चलें, 96 अरब रुपए का जो 96 रुपए का चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि एक घर तो वो छोड़ देती है, तो आप 96 अरब रुपए का जो उनका लड़का ना वो हिसाब ले लो। हम कराची का नहीं सवाल करेंगे। एक मिनट, आपने कहा ना कि चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है, अगर वो पूछा है तो वो केस मौजूद है। क्या मेरी पार्टी या मेरी क्यादत उससे पीछे हटी है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो क्या है 4 साल बीत गए, क्या सजा मिली है अभी तक? देखिए एक चीज होता कोई सुनवाई को पेशरफ्त हुई है? देखिए अगर हमने काम ना किया होता इमरान भाई तो हम तीसरी दफा जो है ना यहाँ से इलेक्ट ना हो रहे होते, हम सिलेक्ट नहीं होते, हमें इलेक्ट किया जाता है। अच्छा। यहाँ से हम इलेक्ट ना हो रहे होते सुबह सिंध से। अच्छा। अगर हमने काम नहीं किया तो मुसरत नियाज़ी साहिबा एक इंतहाई बचकाना सवाल कर रहा हूँ आपसे। देखिए हलीम आदिल शेख साहब, हुनैद लखानी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इनका शुमार होता है और ये ऑपोजिशन में भी बैठे हुए। ये कोरोना के दौरान तमाम स्कूलों में विजिट कर रहे थे, जिसकी फुटेजेस सोशल मीडिया पर सबूत के तौर पर मौजूद है। मैं मन घड़त बात नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो फुटेजेस मौजूद हैं उसमें पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि इंसानों को छोड़ और जानवरों को स्कूलों में भर्ती करके उनको तालीम दी जा रही है। मैं सैल्यूट पेश करता हूं इस बात पे। जवाब देना पसंद करेंगी इस बात? जी बिल्कुल, जरूर जवाब भी दूंगी। और मैं कहती हूं कि सिंध गवर्नमेंट को मैं सैल्यूट पेश करूंगी, अवाम भी करेंगे। जो देखिए ये शख्स शब्देबाज है, इसको करना तो है नहीं, खुद इसको पता नहीं है कि अपना जब केस की बात आती है तो इसकी चीखें निकलती हैं। खुद कौन है ये? माफिया है, लैंड माफिया है। सर मैं तो समझता हूं कि ये या तो ये आप जो इनकी जमात जो है जाकर पहले स्कूलों में गधे बांध के आती है, या पीटीआई वाले कि हमने आना। और हमने आपको कहा है कि हमने इनकी तरह ये नहीं कह दिया कि दूध की नहरें हमने बहा दी। अगर कोई ऐसा केस नजर आता है तो उस पर सख्ती से उस पर अमल भी होता है और उसकी तहकीकात भी होती है। आप मुझे बताएं कि कितने घोस्ट स्कूल और घोस्ट टीचर्स को सिंध के अंदर ही से निकाला गया है। और 11,000 घोस्ट स्कूल है, 11,000। जी बिल्कुल, देखिए निकाला है ना। इस वक्त नहीं, इस वक्त भी मौजूद है। किसी स्कूल की छत नहीं है, पीने का पानी तक मैसर नहीं है। एक मिनट, तालीम के लिए अपने कहा कि नहीं है। इस वक्त भी बजट में 23 अरब रखे गए हैं। मेरी 23 अरब रखे, 47 अरब का जो बजट। जी हुमायूं उस्मान साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तो ये कहता हूँ, आदि मेरी बहन है, जिस गड़ी खुदा बख्श में अभी पिछले दिनों चांद गाड़ी पे मैयत ले जाई जा रही थी, चांद से ही आई थी मेरे गाड़ी, जिस गधा गाड़ी पे। फिर उसके बाद आपके ठट्टा के अंदर जो बच्चे डूब के मर गए थे, फिर वो मुर्गी की कचरे की गाड़ी, वो हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सारा सोशल मीडिया एडवांस हो चुका है। एक चीज हमारे सामने, अस्पतालों को जो हाल है, एम्बुलेंस हम इंटीरियर सिंध में दे नहीं सके। कराची में भी अगर चल रही है तो ईदी और चीपा को हटा दें तो उसके बाद तो फिर मारक थी सिंध गवर्नमेंट की। तो आप देखें हर तरफ हमने एम्बुलेंस के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है प्रोजेक्ट बाय सिंध गवर्नमेंट। देखो ये तो कहीं ना कहीं तो सर उनकी भी गलती बर्बादी है। अमन कितनी है
मुझे बताएं सर। बहुत है सर, कितनी है टोटल, मुझे बताएं। नहीं, मेरे पास रेशो नहीं है ना सर, मैं बोलो बहुत बड़ी तादाद में 365 जी, और सबसे बेहतरीन एम्बुलेंस वही है। देखिए सबसे तमाम इदारों को मवाजना कहाँ मिलती है, मुझे बताएं कहाँ मिलती है? हमेशा मिल जाती है। लाड़काना में क्यों नहीं मिलती वो? अच्छा। गड़ी खुदा बख्श में क्यों नहीं मिलती वो? नवाबशाह में वो क्यों नहीं मिलती? सक्कर के अंदर वो क्यों नहीं मिलती? तो भाई क्यों नहीं मिलती? वो भी मेरे शहर हैं, सिंधी भाई हैं मेरे, अंसार का दर्जा दिया है सही उनको। अच्छा सर, एक चीज है कि एक मुसावात मुझे, मैं भूल जाऊंगा, ये मुसावात मुझे बड़ी पसंद आई है इनकी बराबरी, कि इन्होंने माशाल्लाह से अपने जाती हलकों में भी यही हाल रखा हुआ। ये नहीं कि किसी शहर को तो चमका दिया जाए। अच्छा। खाली कराची से दुश्मनी नहीं है जी जी, सब जगहों पे माशाल्लाह से इनको नफरतों जी जी नहीं, अगर दुश्मनी मैं आ रहा हूँ आदि, आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जी। नफरतों की सियासत का खुमेजा हमने भुगत लिया 30-35 साल, खून और आग के अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा। अब जो आप देखें ना, GSN जो तहरीक शुरू हुई है वो एक खास ग्रुप है जिसकी उस अदालत में, और फिर वहां से बैठकर कोई लंदन से एक फिरौन चीख रहा है, हम उसके भी मुखालिफ। हम नहीं चाहते कि सिंधी महाजिर लड़े, हम नहीं चाहते पंजाबी महाजिर लड़े, हम नहीं चाहते कोई भी कौम पाकिस्तान की जो कलमा पढ़ने वाली है वो लड़े। अच्छा। मस्जिद के अंदर जाते हैं सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। जी जी। तो खुदा के वास्ते अब ये वक्त खत्म हो गया है तफरकों में बांटे। ये सिर्फ महज एक सियासत जगह चमकाने के लिए पीपल्स पार्टी को भी फायदा होता है और MQM को भी फायदा होता है। अच्छा। MQM महाजिर का नारा लगाती है, देखें जी जी। और उससे क्या होता है कि वो दिया जलाए रखना, अपने इंटरव्यू पे अपनी बात की कि तुम्हारे लिए हम कोई काम करें नहीं करें, कचरा उठाएं नहीं उठाएं, पानी दें नहीं दें, सड़क बनाए नहीं बनाए, 35 साल में स्कूल दिए नहीं दिए, वो चीज को नहीं पूछना, दिया जलाए रखना। क्योंकि अगर हमें नहीं दोगे तो हम सुबह बनाने जा रहे हैं। अच्छा। 4 गलियां अलग नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है। अच्छा। ये हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करवा के आए थे, जो इस्लामाबाद में फीता कटा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। आज पूछो ना वो किधर है वो यूनिवर्सिटी, बकवास करते हैं। चलें ठीक है, एक बचकाना सवाल करूं हुमायूं भाई। बिल्कुल। आपके लीडर साहब से भी यही सवाल किया गया था कि कराची सूबा बनना चाहिए या नहीं, आप अपना मौकिफ पेश कर दें सर, बनना चाहिए। देखें मैं अगर ओवरऑल अपना देखें, सूबे की बात नहीं करता मैं, शहरी खुद मुख्तियारी की जरूर बात करूंगा। अच्छा। कि लाड़काना को शहरी मुख्तियारी खुद मुख्तियारी 149 से डायरेक्ट है सर। मैं तो ये एक ही बात कर रहा हूँ ना, जो खुद मुख्तियारी है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में आप अमेरिका को ले लें, यूरोप को ले लें, जितने तुर्की को ले लें, जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने शहरी खुद मुख्तियारी दी है। क्योंकि शहरी खुद मुख्तियारी के बाद आप इंडस्ट्री वहां लगेगी। आपने देखें, मैं फेडरल की तरफ चला जाता हूँ, मेरी बहन है, बड़ा वैलिड पॉइंट आपसे कर रहा हूँ, आपने भी बात की है। फेडरल ने, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने एक फैडमिक नाम का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है फैसलाबाद में। अच्छा। फैडमिक इंडस्ट्रियल जोन, उस जोन के अंदर कोई भी अगर फैक्ट्री लगाता है तो उस पर किसी किस्म के कोई ड्यूटी टैक्सेस नहीं है। जो भी चीज वो मशीनरी या रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है, जबरदस्त काम है। टैक्स फ्री हेवन है। टैक्स फ्री उसको कंटिन्यू किया इमरान खान साहब ने। मुझे कोई तकलीफ नहीं, पंजाबी हमारे भाई हैं, काबिल इज्जत है, उनकी इज्जत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़रबे अज़ब के बाद आपने इसी तरह का टैक्स फ्री जोन वजीरिस्तान को दिया। बहुत अच्छा किया। मेरे पठान भाई बेचारे ये 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके कराची में आके बेचारे रोजगार ढूंढते थे नौकरी के लिए। जब वहां पे इंडस्ट्री लगेगी, टैक्स फ्री जोन दिया, बहुत अच्छा काम किया कि वहां फिर बेचारे को घर के करीब नौकरी मिलेगी। अच्छा। तो क्या कराची ने, सिंध ने क्या कसूर किया, बलूचिस्तान ने क्या कसूर किया? इस तरह की आप, ये सिंध गवर्नमेंट ने भी आज तक डिमांड नहीं की ना, तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि पीपल्स पार्टी को ये डिमांड करें जो जनरली डिमांड है। अच्छा। कि आप इस तरह के फ्री जोन्स यहाँ भी बनाए, सिंध के अंदर बनाए, कराची के अंदर बनाए, लाड़काना के अंदर। 18वीं तरमीम के बाद खुद भी बना सकते हैं। खुद भी बना सकते हैं। तो 18वीं तरमीम ये टैक्स तो फेडरल लेता है ना सर। जी जी, लेकिन बेशुमार तरक्याती काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, किसी चैनल पे आज तक नहीं उठा। जी जी, किसी एंकर ने ये पॉइंट नहीं उठाया। मैं आपको देखे जा रहा हूँ, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। अगर खुदा की कसम इस सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध तो आप सिंध को हम रो रहे हैं, बलूचिस्तान में चले जाएं इससे भी बुरा हाल है। अच्छा। कोई पुरसाने हाल नहीं है बलूचिस्तान में। मैंगल साहब की मायूसी जो है इस बात की अक्कासी है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि ये दुश्मनी सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ ही क्यों है? पूरे पाकिस्तान में तो हजारों सूबे, हजारों शहर मौजूद हैं। सर मैं इसकी वजूहात ये दुश्मनी तो सिंध की तो हम बात करें तो सिंध की दुश्मनी तो इनके अपने हुक्मरानी निकाल रहे हैं। अच्छा। जो बलूचिस्तान की महरूमी है वो उसकी बदकिस्मती है। अच्छा। उसके साथ जो भी वही मेगा प्रोजेक्ट विफाक भी तो लगाए सर सिंध के अंदर, हर नाम तो इनकी भी हुकूमत रही है ना कई बार। जी जी बिल्कुल ऐसा है। जी लगाएगा जी, नहीं ये जो देखो 10 अरब रुपए का बजट है। महंगल साहब का, महंगल साहब तो बात ढूंढते रहे, वो चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इनसे अलहदगी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक भरे हुए सेशन का इंतखाब किया कि वहां बैठकर, ताकि पूरी दुनिया उसको देख रही हो। इनकी डिमांड तो यही ना, जो वादे किए जाते हैं शुरू में वो पूरे किए जाए। इत्तेहादियों की कुछ मांगे होती हैं। जी जी, तो ये जो बलूचिस्तान की जो कुव्वत है वो इतनी नहीं है। इनफरादी तौर के ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में कभी भी जीतते हो तो उनका फोकस कभी भी सिंध में नहीं रहा, ये बात याद रखें। अच्छा। उन्होंने पंजाब से वोट जीतने,
बलूचिस्तान से कुछ सीटें ली, कुछ आजाद लोगों को मिलाया और अपनी हुकूमत को बना लिया। अच्छा, ये उनका तरीका कार रहा है। सिंध को हमेशा वो भी आते रहे, जलसे करते रहे, वादे करते, लेकिन कभी सिंध के लिए नवाज शरीफ साहब ने भी कभी कुछ नहीं किया। कोई किया तो मुझे बता दें। अच्छा, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो ये कराची में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू किया हुआ है, कौन सा बस लाइन प्रोजेक्ट, सर वो 16 अरब रुपए मन्नू भाई पार्क में जो देकर गए थे, वो भी मेरा ये हमारी दी जो है इनसे पूछा जाए कि क्या किया जाएगा। अगर वो कभी जिंदगी में दे ही गए हैं। जी, तो सर विफाक का प्रोजेक्ट है, उसमें अद्दी का क्या लेना देना, ये भी बता दें। वफाक का प्रोजेक्ट है, मगर पैसा दिया है। उस पर गवर्नर सिंध देखेंगे ना सर, उस पे खाकान अब्बासी साहब ने पैसे जारी कर दिए थे। एक और प्रोजेक्ट था जिसका वो इमरान खान साहब का वो आए थे, वो एक तरमीम लेकर आए थे। जी, तो सिंध के मामले में फरोग नसीब साहब ने मतनाज़ा मामला खेल शुरू कर दिया था। जी, 149 से आपने वो देख लिया। अच्छा, मसला यह है कि इनका ताउन, इनका भी ताउन दरकार होता, कुछ इनको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। एनएफसी के जो पैसे हैं मुझे बता दे, पहले कभी मिलते रहे, वो लगे कहां पर है? पार्क का दोबारा इफ्तिताह करवा रही है। जी, चले ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जी, मुसरत न्याजी साहिबा, जनाबे वाला बताइएगा, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। अदी जितनी बातें जो हैं वो इमरान साहब ने की हैं सर, कि इस वक्त जो मामलात हैं अगर उसको देख लिया जाए तो एनएफसी के थ्रू जितने पैसे मिले हैं वो कभी लगे ही नहीं, और अगर वो लग जाते तो शायद वफाकी हुकूमत को अगली किस्त देने में कोई कबाहत नहीं होती। देखिए, वफाकी हुकूमत दे ही नहीं रही है, और आप कह रहे हैं कि अगर लग जाते हैं, यकीनन अगर दिए जाते हैं तो बहुत सिंपल। अब कोई भी जो सूबा है अपने लोगों पर, अवाम पर लगाता है। आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ बजट हमेशा सिंध के साथ, तो मेरे भाई ने बड़ा एक वैलिड बात की, सिंध के साथ तो जो भी प्राइम मिनिस्टर आया है उसने कभी कोई उसकी तरफ पलट के नहीं देखा। वोट तो ले लेते हैं, चले नवाज शरीफ को नहीं मिले, लेकिन अभी जो ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इससे तो यहाँ से वोट मिले ना, उसकी दुश्मनी क्या थी। पहले 162 अरब का अनाउंस करके गए, नहीं गया, और अभी भी आप देखें, बेहतर तौर पे मेरे ये दोनों भाई भी इस चीज से एग्री करेंगे, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप भी करेंगे, कि अगर वफाक बजट रखती है तो गिलगित बल्तिस्तान मेरा, आपका, हम सबका है। उसके लिए 35 अरब है, उस सूबे को कंपैरिजन कीजिए, 35 अरब रख रही है, और सिंध के लिए 19 अरब, जो हमारा अभी आपने कहा कमाऊ पुत, सिंध कमाऊ पुत है, तो उसके लिए 19 अरब रख रही है। तो क्या इससे मैं और आप सिंध के रहने वाले इंसाफ कहेंगे? और अगर हम बात करें तो फिर कहते हैं कि ये सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें वफाक, अभी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाते हैं कराची में, उन्हें जो है ना सिंध के जो लोग हैं वो नजर नहीं आते। लोग इसलिए नजर नहीं आते कि लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अपना सीएम साहब। जी, ठीक है, उनसे उन्हें मिलने का कोई शौक नहीं है। आते हैं अपने, तो सीएम साहब इस्तकबाल के लिए भी नहीं गए? एक फूल का गुलदस्ता 50 रुपए का आता है, ले जाते। 50 रुपए का क्या, हम तो सिंध के जो लोग हैं, सिंध की जो अवाम है वो मोहब्बत करने वाली है, और जितनी मोहब्बत सिंध के लोग करते हैं शायद ही कोई करता हो। वो दौर तो चला गया, पहले अजरा की पहनाई जाती थी, अब तो जूतों का हार लिए खड़े होते हैं लोग। ये इखलाकियात दे दी गई। लेकिन देखिए, एक बात बताऊं, ना तो उन्हें चले सीएम साहब रिसीव नहीं करने गए, क्या उन्हें उनका अपना गवर्नर रिसीव करने गया? वो भी नहीं गए, लेकिन अपने गवर्नर को और अपने जितने लोग थे उन्हें तो बिठा के 30 मिनट उन्होंने दे दिए। अच्छा, क्या उनके लिए 10 मिनट का टाइम सीएम साहब के लिए नहीं था? या उन्हें पता नहीं था कि वो उस गुलदान को, जो बोलदार है वसीम अकरम प्लस है, उसकी तो तारीफें करते हुए नहीं उनको उनका पेट भरता? अगर 27 गाड़ियों का प्रोटोकॉल और अपनी डबल केबिन लेके वजीर आला मुराद अली शाह साहब गवर्नर हाउस चले जाते तो कोई माई का लाल किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी उनको अंदर जाने से रोक देता। मिल लेते प्राइम मिनिस्टर साहब से। देखिए, इस तरह देखिए, प्राइम मिनिस्टर का काम था कि वो उन्हें मिलते या उन्हें बुलवाते, तो फिर अगर सीएम ना जाते तो फिर बात थी ना, फिर तो क्वेश्चन मांगता। ये कौन सा तरीकाकार हुआ? आप आए, जब आए तो आप आए नहीं, और जब आप तो आप कैप्टन से मिले बगैर, उनकी मशावरत के मिले बगैर, उनसे बात किए बगैर, जब कोरोना के लिए सबसे अच्छा इकदाम सिंध ने किया उसको अप्रिशिएट किए बगैर, हमें आपके जरूरत ही नहीं है कि आप हमारी तारीफ करें। 1000 से तजावुज कर गई हैं हम बात कोरोना पे। कह रहे हैं कि सिंध बेहतरीन काम कर रहा था, आपने तो बिगाड़ करने में कोरोना में भी कोई हद और लम्हा नहीं छोड़ा, कोई आपने तो इंतहा कर दी। लोगों को जो ना, हमने लॉकडाउन अगर किया हुआ तो उसको स्मार्ट ले जाओ, उसको फलां कर दो, ये कर दो, तो उसमें तो आपने हमारे लोगों में इजाफा कर
शुक्रिया। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाजी साहबा मेरे साथ मौजूद ही। हुमायूं भाई कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। यहाँ पे ये मिसाल है, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू। जी जी। तो ये सब मुनाफिकों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। कौम को समझना है, अवाम को समझना है। अच्छा। ये इसी तरह की घटिया और गंदी सियासत वो पाकिस्तान में चलती रहेगी जब तक इनकलाबी सोचें बेदार नहीं करेंगे, जज्बात बेदार नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे। जी जी। मैं तो आपके चैनल की तवज्जो से तमाम लोगों को कहता हूँ, तौबा करें, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तो इस तरह के लोग टल जाएंगे और अच्छे लोग। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुमायूं उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। सीनियर एनालिस्ट राव इमरान सुलेमान साहब मेरे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाजी साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वाकई ऐसे हैं कि अगर सही मानों में सियासत के अंदर झूठ और मुनाफिकत ना होती तो मैं बहुत बड़ा सियासतदान होता। यह कहना है मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने नहजुल बलागा में अपना यह कॉल वाज़ेह तौर पर दर्ज किया है। और अगर वाकई ये बातें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं तो ये आज के दौर के सियासतदानों की वाज़ेह तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि वाकई मौला अली ने जो कहा वो 100% दुरुस्त था। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।